हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कक्षा 10 के इतिहास के पहले चैप्टर प्राचीन भारत और स्वर्णिम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे। हमारी लास्ट क्लास में हमने मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया था। आज हम प्राचीन भारत के एक प्रमुख भाग पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश अथवा वैश्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 में पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन से संबंधित जो उपलब्धियां हैं वो आपकी परीक्षा में एक 4 नंबर का प्रश्न बनाती हैं। साथ ही यह टॉपिक आपके एक एक नंबर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले 16 महाजनपदों में हमने एक प्रमुख महाजनपद वैशाली जनपद की भी बात की थी। वैशाली की स्थापना वैश्य नामक शासक के द्वारा की गई। फिर वैशाली पर आक्रमण की वजह से वैश्य वंश के पुष्यभूति नामक राजा ने वैशाली से निकलकर और थानेश्वर नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया। तो आगे चलकर जो वैश्य वंश था वह आगे चलकर पुष्यभूति वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार पुष्यभूति ने थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना की। साथ ही पुष्यभूति और वैश्य वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं, पहला प्रश्न हमारा बनता है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था या वर्धन वंश की स्थापना कहाँ हुई। तो वर्धन वंश की स्थापना थानेश्वर में हुई और उसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। उसके बाद इस वंश के 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन हर्षवर्धन और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की शुरुआत हमारे कक्षा 10th में यहां से शुरू होती है। 1 नंबर का प्रश्न भी बनता है कि थानेश्वर में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति नामक शासक, अथवा वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। इसी वर्धन वंश में आगे चलकर प्रभाकर वर्धन नामक एक प्रसिद्ध शासक हुआ जिसने इस थानेश्वर में स्थित वर्धन साम्राज्य को और ज्यादा विस्तार दिया। इसके बाद में प्रभाकर वर्धन ने अनेक उपाधियां धारण की, जैसे हुण हरिण केसरी, हुणों को पराजित करने वाला सिंह। तो ये हुण हरिण केसरी की उपाधि किसने धारण की? प्रभाकर वर्धन ने। इसके अलावा गुर्जर प्रजाधर, मतलब गुर्जर प्रतिहार शासकों को पराजित करने वाला, गुर्जर प्रजाधर। इसके अलावा मालवा के शासक को भी इसने पराजित किया था। तो इसने और भी बहुत सारी उपाधियां धारण की, लेकिन प्रभाकर वर्धन की बजाय आपके जो टॉपिक है वो है हर्षवर्धन से शुरू। तो एक प्रकार से हम इसमें एक कहानी सुनेंगे कि किस प्रकार हर्षवर्धन ने अपना शासन की शुरुआत की। तो क्या हुआ, देखिए, सिंध के इलाके में, इधर सिंध के इलाके में जब विद्रोह हुआ, सिंध में जब विद्रोह हुआ
तो थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन अपने दोनों पुत्रों को सिंध में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। दोनों भाई सिंध में विद्रोह को दबाने हेतु गए और इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया भी। लेकिन इसी दौरान थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार थानेश्वर से सिंध में दूतों के द्वारा पहुंचाया गया। तब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थानेश्वर के लिए सिंध से रवाना हो गए। रवाना होने के बाद हर्षवर्धन जो था अपने भाई, बड़े भाई राज्यवर्धन को कहता है कि मैं शिकार करके लौटता हूं, तो आप आगे आगे चलिए। राज्यवर्धन थानेश्वर लौट आया बीमारी की समाचार सुनकर, और पीछे पीछे हर्षवर्धन भी लौट आया। लेकिन दोनों भाई अपनी पिता का जीवन नहीं बचा सके और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों ने मिलकर, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दोनों एक दूसरे पर दबाव डालने लगे कि थानेश्वर का राजकाज आप संभालिए। हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन को कहा और राज्यवर्धन ने हर्षवर्धन को कहा। दोनों एक दूसरे को थानेश्वर का शासक बनने के लिए बनाने लगे, लेकिन दोनों ही शासक नहीं बनना चाहते थे। लेकिन अंततः राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक बना। तब थानेश्वर का शासक बनने के बाद जो राज्यश्री थी, इस राज्यश्री का विवाह वल्लभी के शासक ग्रहवर्मा के साथ में करवा दिया गया। ठीक है, तो राज्यश्री का विवाह किसके साथ में हुआ? ग्रहवर्मा के साथ में हुआ। और ग्रहवर्मा के साथ विवाह के पश्चात मालवा के शासक ने इसी दौरान राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की हत्या होने के बाद में जो मालवा का शासक था, इस मालवा के शासक से बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन था, ये थानेश्वर से निकलकर इसने मालवा पर आक्रमण कर दिया, मालवा को पराजित किया और मालवा के शासक की हत्या कर दी। लेकिन इसी दौरान पाल शासक शशांक ने धोखे से, जो कि मालवा के शासक का मित्र था, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो राज्यश्री के पति की, ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक ने की, और मालवा के शासक का मित्र शशांक था, पाल शासक था, पाल वंश का शासक था, इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हत्या का समाचार जब हर्षवर्धन के पास पहुंचा तो हर्षवर्धन ने पाल शासक शशांक से बदला लेने का निर्णय किया। और दूसरी ओर जो ग्रहवर्मा की पत्नी थी राज्यश्री, इसने अपने पति की हत्या के बाद में सती होने का प्रयास किया। विंध्याचल के पर्वतों पर सती होने के लिए चली गई, लेकिन हर्षवर्धन के सामने पहली चुनौती थी अपनी बहन की रक्षा करना। तो पहले इसका समाचार, इसकी सूचना कि सती होने वाली है कौन, राज्यश्री, इसकी सूचना हर्षवर्धन को दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध विद्वान ने दी, दिवाकर मित्र। उसके बाद में दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को सती होने से बचा लिया। और उसके बाद में जो ग्रहवर्मा था, जो वल्लभी का शासक नहीं था, ये कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा के कोई पुत्र नहीं था। इसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर
और कन्नौज दोनों राज्यों का संयुक्त शासक बना। ठीक है, जो हर्षवर्धन था ये कन्नौज और थानेश्वर का संयुक्त शासक बना। संयुक्त शासक बनने के बाद में इसके समक्ष सबसे पहली चुनौती थी पाल शासक शशांक से बदला लेना, अपने बड़े भाई की हत्या का। तो इसमें कुछ चीजें हमने छोटे छोटे रूप में पढ़ी है कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की? पाल शासक शशांक ने। कन्नौज के शासक और राज्यश्री के पति और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के जीजाजी ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? मालवा के शासक ने। मालवा का ये जो शासक था इसका नाम था देवगुप्त। इस शासक का नाम था देवगुप्त। तो इसकी देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या की। तो इस प्रकार ऐसी विकट परिस्थितियों में हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज के संयुक्त राज्य का स्वामी बना। अब इस पूरी कहानी के अंदर ये मैंने आपको आउट ऑफ कोर्स और कोर्स की बहुत सारी चीजें बताई है। तो सबसे पहले आपके कोर्स में जो चीजें हैं वो हैं वर्धन वंश, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली के निकट था, वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। तो वर्धन वंश की स्थापना अथवा पुष्यभूति वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? पुष्यभूति नामक शासक के द्वारा की गई। इस वंश के 3 प्रस्तापी शासक थे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसके अलावा जो कोर्स में जो चीजें हैं वो हमने ये पढ़ी कि शशांक वर्धन वंश के किस शासक की हत्या उसने की? राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन की हत्या किसने की? देखिए इस साम्राज्य को कहा जाता था गोंड साम्राज्य, और गोंड साम्राज्य पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? पाल वंश के शासकों का अधिकार था। और पाल शासक शशांक ने वर्धन वंश के किस शासक की हत्या की थी? राज्यवर्धन की हत्या की थी। और राज्यवर्धन की हत्या के बाद थानेश्वर और कन्नौज, इन दोनों राज्यों का शासक बना कौन? हर्षवर्धन। चूंकि ग्रहवर्मा के कोई पुत्र नहीं था और जो ग्रहवर्मा की पत्नी जो थी वो हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री, तो कहा जाता है कि कन्नौज के राज सिंहासन पर हर्षवर्धन और उसकी बहन राज्यश्री दोनों संयुक्त रूप से बैठते थे। तो आपके कोर्स में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वर्धन वंश की स्थापना कहां पर हुई? थानेश्वर नामक स्थान पर हुई। इसके एक प्रसिद्ध शासक राज्यवर्धन की हत्या किस गोंड शासक या किस पाल शासक ने की थी? शशांक ने की थी। ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के किस शासक ने की थी? देवगुप्त ने की थी। और राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज का संयुक्त रूप से शासक कब बना? 606 ईस्वी में शासक बना। इसने 40 वर्षों तक कन्नौज और थानेश्वर पर शासन किया। यह एक मजबूत शासक था, एक महान शासक था। और इस हर्षवर्धन ने, हमने ये पढ़ाई कि अपनी बहन को सती होने से बचाया दिवाकर मित्र नामक बौद्ध विद्वान की सहायता से। और हर्षवर्धन ने वर्धन वंश को या इस साम्राज्य को जिन शासकों की सहायता से, कुछ युद्ध की सहायता से इस साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। इसी क्रम में जो कामरूप का शासक था भास्कर वर्मा, ये आपके सिलेबस में ही है, भास्कर वर्मा। तो भास्कर वर्मा के साथ में मित्रता की किसने? हर्षवर्धन ने। तो मित्रता के जरिए हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मा के साथ में संयुक्त मोर्चा बनाया, किसको पराजित करने के लिए?
शशांक को पराजित करने के लिए, अपने इस कट्टर दुश्मन, अपने भाई के हत्यारे शशांक को हराने के लिए हर्षवर्धन ने किसके साथ संधि की? तो वो था कामरूप का शासक भास्कर वर्मा। उसके बाद में जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन और दक्षिण का एक प्रतापी शासक था, वातापी के चालुक्य वंश का शासक था, नाम था पुलकेशन द्वितीय। यह दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक था। उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन। और दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। तो भारत में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरने के लिए इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, शक्तिशाली बनने की होड़, जिसमें इन दोनों शासक शक्तिशाली बनने के लिए एक दूसरे से उलझ गए। और 620 ईस्वी में नर्मदा नदी का युद्ध लड़ा गया। नर्मदा नदी का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में? हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर दक्षिण के शक्तिशाली शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। तो नर्मदा नदी का युद्ध कब लड़ा गया? 620 ईस्वी में। किस किस के बीच लड़ा गया? हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में। और इस युद्ध में पराजय किसकी हुई? इस युद्ध में पराजय हुई किसकी? हर्षवर्धन की। और इस नर्मदा नदी के युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख का लेखक था रविकीर्ति जैन, जो कि रविकीर्ति जैन जो था वो पुलकेशन द्वितीय का दरबारी था। तो ये भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? तो रविकीर्ति जैन। ऐहोल अभिलेख से किस युद्ध की जानकारी मिलती है? नर्मदा नदी के युद्ध की जानकारी मिलती है। और रविकीर्ति जैन किसका दरबारी था? पुलकेशन द्वितीय का दरबारी था। तो इस प्रकार नर्मदा नदी का युद्ध 620 ईस्वी में हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय के बीच में लड़ा गया। और वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जो कि रविकीर्ति जैन के द्वारा लिखा गया। साथ ही हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों में महत्वपूर्ण है कि उसने वर्धन वंश के साम्राज्य को उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पूर्व में गंजाम जो कि बिहार में स्थित है और पश्चिम में वल्लभी गुजरात तक विस्तृत किया। मतलब जो हर्षवर्धन था उसने समस्त उत्तरी भारत को जीता, इसलिए हर्षवर्धन ने समस्त उत्तर भारत की विजय पर हर्षवर्धन की समस्त उत्तरी भारत की विजय पर इसे सकल उत्तरापथ स्वामिन भी कहा जाता है। ये इसकी उपाधि थी। सारे उत्तरी भारत को या समस्त उत्तरी आर्यावर्त को जीतने वाला या उसका स्वामी। तो इस प्रकार हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की। वर्धन वंश के साम्राज्य की राजधानी, जैसा कि आपको पता है कि राज्यवर्धन के समय वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने वर्धन वंश की राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। सकलो उत्तरापथ स्वामिन के साथ साथ
महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। वह शिव उपासक था, सूर्य का उपासक था, लेकिन आगे चलकर वह बौद्ध उपासक बन गया। हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव उपासक था और बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। सम्राट अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में शिव उपासक था, इसकी जानकारी देने वाला ग्रंथ पढ़ा है हमने। कौन सा था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का लेखक कल्हण। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? पढ़ा था हमने, उपगुप्त या श्रमण निग्रोध। इसी प्रकार वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में शिव उपासक था और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री 629 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनस्वांग आया। क्यों आया? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय में हेनस्वांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा हेनस्वांग हर्षवर्धन के दरबार के साथ साथ कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के दरबार में भी गया। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के राज दरबार में भी गया। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के दरबार में भी गया। जो हर्षवर्धन था वह अशोक की ही भांति एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने सभी धर्मों को आश्रय दिया, लेकिन जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अनेक बौद्ध संत, अनेक लोगों को विदेशों में भेजा, जैसा कि हमने पढ़ा था श्रीलंका में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। इसी प्रकार हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक महोत्सव का आयोजन कन्नौज में करवाना शुरू किया। तो कन्नौज में साथ ही सम्राट हर्षवर्धन एक दानशील प्रिय शासक था। वह प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में प्रति पांचवें वर्ष गंगा और यमुना नदी के संगम पर एक महोत्सव का आयोजन करता था। कहां पर? प्रयाग में महोत्सव का आयोजन करता था। और इस महोत्सव में वो साधु संतों को, अलग अलग धर्म के अनुयायियों को दान दिया करता था। तो इसी प्रयाग सम्मेलन के छठे महोत्सव में हेनस्वांग शामिल हुआ और इस प्रकार 647 ईस्वी को हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमने वर्धन वंश के एक प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन के जीवन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। ये 4 नंबर का हर्षवर्धन की उपलब्धियों वाला एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जो आपके सिलेबस में है वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। थानेश्वर में वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। थानेश्वर में वर्धन वंश के 3 प्रमुख शासक हुए, पुष्यभूति के अलावा राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और साथ ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर का शासक उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बना।
साथ ही प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ कर दिया, लेकिन मालवा के शासक देवगुप्त ने प्रभाकर वर्धन के दामाद राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के जीजाश्री और राज्यश्री के पति की हत्या कर दी। इसके बाद में राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त से बदला लिया, देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन देवगुप्त के मित्र गोंड साम्राज्य के शासक पालवंश के शासक शशांक ने देवगुप्त की हत्या कर दी। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या के समाचार जब हर्षवर्धन को मिला तो हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या का निर्णय किया। यहां से शुरू होता है हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियां। तो पहली, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन की हत्या शशांक से बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने प्रण किया, निश्चय किया। तो ये पहली घटना थी उसके जीवन की। हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को खोज निकाला, ये दूसरी उपलब्धि रही। तीसरी उपलब्धि, हर्षवर्धन ने अपने शत्रु शशांक को पराजित करने के लिए कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ में संधि की, ये तीसरी उपलब्धि रही। चौथी उपलब्धि, हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक और पश्चिम में सिंध से लेकर गंजाम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पांचवी उपलब्धि, दक्षिणी भारत में भी हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के साथ में युद्ध लड़ा। यह युद्ध नर्मदा नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 620 ईस्वी में हुआ, लेकिन 620 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हो गया। इस युद्ध की जानकारी रवि कीर्ति जैन के एहोल अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन ना सिर्फ एक महान शासक था बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक भी था। वह अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में शिव उपासक था, सूर्य उपासक था, भगवान शिव की पूजा करता था, सूर्य को सुबह सुबह अर्घ देता था। लेकिन चीनी यात्री हेनस्वांग 629 ईस्वी में भारत आया और इस हेनस्वांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की, बौद्ध संत बना। हेनस्वांग के सानिध्य में हर्षवर्धन ने अपना धर्म परिवर्तित किया और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को विस्तार देने के लिए कन्नौज और प्रयाग में दो बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन करवाया। कन्नौज में जो उत्सव होता था उसे महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था और कन्नौज में भी एक धर्म महोत्सव का आयोजन उसने करवाया। तो अलग अलग धर्म के लोगों को वो वहां दान देता था। प्रयाग में आयोजित कौन से महोत्सव में हेनस्वांग शामिल हुआ? छठे महोत्सव में शामिल हुआ और 647 ईस्वी को वर्धन वंश के इस महान शासक की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमने हर्षवर्धन और वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं बड़े क्वेश्चन के साथ में। एक बार फिर से बता देता हूं छोटे क्वेश्चन किस रूप में। छोटे क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना कहां की? थानेश्वर में। उसके बाद प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? हुण हरिण केसरी और सिंधु राज ज्वर। राज्यवर्धन की हत्या किसने की? राज्यवर्धन की हत्या मालवा के शासक जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राज्यश्री, इसके पति ग्रहवर्मा की हत्या किसने की? मालव शासक देवगुप्त ने। फिर देवगुप्त की हत्या किसने की? राज्यवर्धन ने। फिर राज्यवर्धन से देवगुप्त की हत्या का बदला किसने लिया? बंगाल अथवा गोंड साम्राज्य के शासक पाल वंश के शासक शशांक ने। और शशांक से बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने कामरूप के किस शासक के साथ में संधि की? भास्कर वर्मा के साथ। और इस प्रकार हर्षवर्धन ने दक्षिणी भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए वातापी के किस चालुक्य के शासक के साथ में युद्ध लड़ा?
पुलकेशन द्वितीय के साथ। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी का युद्ध कब लड़ा गया? 620 ईस्वी को। नर्मदा नदी के युद्ध की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। उसका लेखक कौन है? रविकीर्ति जैन। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया और कब आया? 629 ईस्वी को। कौन? हेन स्वांग। और हेन स्वांग ने एक पुस्तक भी लिखी जिसमें हर्षवर्धन के साथ साथ वर्धन वंश की जानकारी भी मिलती है। हेन स्वांग के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था सी यू की। साथ ही हेन स्वांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहां प्राप्त की? नालंदा विश्वविद्यालय में। इस नालंदा विश्वविद्यालय को आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। संस्थापक कौन था इसका? गुप्त वंश में कुमार गुप्त महेंद्रा द्वितीय। इस प्रकार यह आपका वर्धन वंश और हर्षवर्धन जो है वो पूरा। तो हर्षवर्धन की राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, अथवा इस टॉपिक में से कोई छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। इस त्रिपक्षीय संघर्ष को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन 3 वंशों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।